हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लान। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। हम पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन और उसकी एप्लीकेशंस। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन के बेस्ड थोड़ा सा इसके न्यूमेरिकल्स और कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। रिफ्रैक्शन के लिए रिफ्रैक्शन में आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इसी डायग्राम पर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, The sun is visible to us about 2 minutes before actual sunrise and about the actual sunset. Give reason. अब आपको इसका रीज़न मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आपने पढ़ा था apparent डेप्थ और उसकी एक्चुअल डेप्थ, रियल डेप्थ और apparent डेप्थ में रिलेशन। तो apparent डेप्थ और जितनी भी एप्लीकेशन हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन में जब लाइट बैंड हो जाती है तो हमें ऑब्जेक्ट बैंडेड लाइट के पीछे दिखाई देता है जो लाइट बैंड हो चुकी है, बिकॉज लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप देखो कि जो सन की पोजीशन होती है, एक्चुअली सन की ये पोजीशन है होराइजन से नीचे, एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सन ये है, राइट। अब एक्चुअल पोजीशन सन की ये है, तो सन की एक्चुअल पोजीशन ये है। अब यहाँ से रे निकल रही है वाली ये रे। अब बिकॉज अर्थ के सराउंडिंग में डिफरेंट डेंसिटी का एटमॉस्फेयर होता है, तो अलग अलग डेंसिटी के यहाँ पर एटमॉस्फेयर्स हैं, अलग अलग डेंसिटी एयर की लेयर्स हैं। सो यहाँ पर लाइट अलग मीडियम चेंज की वजह से लाइट यहाँ पर रिफ्रैक्ट होती है, मतलब बेंड होती है। तो जब लाइट अर्थ की सरफेस पर पहुँचती है तो कुछ इस डायरेक्शन से पहुँची, इस डायरेक्शन में। अब आपको पता है लाइट अगर इस डायरेक्शन से आ रही है तो ऑब्जेक्ट आपको उसी डायरेक्शन में पीछे दिखाई देता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपको पता है अर्थ पर इस डायरेक्शन से लाइट पहुंच रही है तो ऑब्जेक्ट की इमेज आपको पीछे दिखाई देती है। सो ये तो है ऑब्जेक्ट और ये इसकी इमेज, राइट। अब जो भी व्यूअर अर्थ की सरफेस पर है उसको सन की ये पोजीशन दिखाई देती है, जबकि एक्चुअल सन की पोजीशन ये है। तो एक्चुअल पोजीशन अगर ये है फिर भी सन यहाँ दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स ये जो डिफरेंस आ रहा है रिफ्रैक्शन की वजह से आ रहा है, क्योंकि लाइट यहाँ पर बेंड हो जाती है। तो लाइट बेंड हो गई तो लाइट सन की इमेज दिखाई देती है, इसको कहते हैं एपेरेंट पोजीशन ऑफ द सन। सिमिलर ये जो सिचुएशन होती है ये सनसेट के टाइम पे भी होती है। तो सनसेट और सनराइज दोनों टाइम पर ये पोजीशन बनती है कि सन सेट हो चुका है या राइज नहीं हुआ है, उस कंडीशन में आपको सन की एपेरेंट पोजीशन दिखाई देती है अर्थ से। तो ये जो फर्क आता है टाइम का कि कितना टाइम पहले वो दिखाई देगी, तो ये जो टाइम का डिफरेंस आता है ये 2 मिनट्स का है। 2 मिनट्स पहले से ही सन आपकी ये पोजीशन एपेरेंट पोजीशन पे आ जाता है, तो आपको 2 मिनट पहले से सन दिखने लगता है। सिमिलर पोजीशन होगी सनसेट के टाइम पे, सनसेट हो चुका है बट ये सन अभी तक दिखाई दे रहा है, तो ये 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहेगा। तो टोटल जो डे लाइट का जो टाइम है, टोटल 4 मिनट्स का टाइम यहाँ पर बढ़ जाता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया इसका रिफ्रैक्शन का, और रिफ्रैक्शन में आपने देखा कि 2 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, तो ये आपको समझ में आया। इसका मेन रीज़न होता है रिफ्रैक्शन। क्लियर। सो ये रिफ्रैक्शन है, और रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट जब ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मतलब एयर अलग अलग मीडियम के एयर हैं, तो डेंस एयर में या रेयर एयर में लाइट ट्रैवल करेगी तो रिफ्रैक्ट होगी। दैट्स वाई सन की एक्चुअल पोजीशन आपको नहीं दिखती, उसकी एपेरेंट पोजीशन दिखाई देती है, और उससे 2 मिनट का फर्क समझ में आता है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। लाइट ऑफ वेवलेंथ 8000 एंगस्ट्रॉम एंटर्स एयर इनटू वाटर साइड। एयर से वाटर में एंटर कर रहा है, म्यू वाटर का गिवन है। व्हाट इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन वाटर। अब अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन में, तो रिफ्रैक्शन में आपको पता है कि रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का जैसे एयर है, ये वाटर है, तो रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट का अपनी पोजीशन से, अपनी एक्चुअल ट्रैवलिंग पाथ से डेविएट होना, इट्स कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जैसे ये है लाइट की इंसिडेंट रे, कंटिन्यू करें तो इसका पाथ ये होना चाहिए था, तो ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये लाइट है। अब नेक्स्ट मीडियम है लाइट का वाटर डेंस मीडियम है, तो लाइट नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। अब इस रिफ्रैक्शन में हमें बात करनी है फ्रीक्वेंसी की, वेवलेंथ की।
हमें बात करनी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वापस डायग्राम बनाया, फर्स्ट मीडियम एयर है, तो डिफरेंट मीडियम है, लाइट की रे नेक्स्ट मीडियम में एंटर कर गई। तो एक एक प्रॉपर्टी के बारे में ध्यान सुनना। सबसे पहले तो होता है μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, μ2 आ जाएगा। अलग अलग है, μ1 अलग है, μ2 अलग है। अब आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, तो यहाँ पे स्पीड v1 होगी, यहाँ पे स्पीड v2 होगी। फिर वेवलेंथ की बात करें तो यहाँ वेवलेंथ λ1 है, यहाँ पे वेवलेंथ λ2 होगी। क्लियर? तो λ1 λ2 हो जाता है, v1 v2 हो जाता है, μ1 μ2 हो जाता है, मीडियम चेंज होते ही। ठीक है, बट अगर हम ध्यान से देखें तो फ्रीक्वेंसी की बात करें अगर n1, तो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी n1 ही रहेगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी जो प्रॉपर्टी होती है लाइट की, ये पाथ पर, मीडियम पर इंडिपेंडेंट होती है। फ्रीक्वेंसी जो होती है ये सोर्स डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है लाइट की। फ्रीक्वेंसी जो सोर्स से लाइट इंड्यूस हुई है, जहाँ से प्रोड्यूस हुई है, उस सोर्स पर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी। जब तक सोर्स चेंज नहीं करोगे लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है रिफ्रैक्शन की, रे ऑप्टिक्स की, कि फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। जब तक सोर्स चेंज नहीं करोगे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। रे ऑप्टिक्स एज वेल एज वेव ऑप्टिक्स दोनों का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर लाइट ने अपना मीडियम चेंज किया है, लाइट का जो सोर्स है वो तो एक ही है, तो मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं होती है फ्रीक्वेंसी। कुछ भी कर लो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, TIR, कुछ भी करें हम, लेंस में ले जाएं, वाटर से ग्लास में ले जाएं, ग्लास से वाटर में ले जाएं, कहीं भी लाइट को किसी भी मीडियम में ले जाओ, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर आपने देखा कितनी फ्रीक्वेंसी n1, तो यहाँ भी क्या होगी n1, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन किसी भी फिनोमेना में, राइट। तो पूछा व्हाट इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन वाटर, तो फ्रीक्वेंसी हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। ध्यान से देखना, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कह सकता हूं, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट इन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। हम यहाँ पे कारण बता सकते हैं, बिकॉज फ्रीक्वेंसी जो f होती है इट डिपेंड्स सोर्स ओनली, सोर्स ऑफ लाइट ओनली, सोर्स ऑफ लाइट ओनली। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था, मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट इन दिस केस, मतलब आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट इन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, राइट, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन सोर्स ऑफ लाइट ओनली। जब तक सोर्स सेम रहेगा, एक ही सोर्स से लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के साथ अब बात करें, देखो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के साथ हम बात करें वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ तो बदल सकती है λ1 से λ2, बट कलर की बात करें तो कलर एक और प्रॉपर्टी है लाइट की जो भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कलर। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो लाइट का कलर भी चेंज नहीं होगा। अब सपोज करें आपको दिया था इसमें, ये जो लाइट आ रही है इसकी वेवलेंथ है 8000 एंगस्ट्रॉम। अब वाटर में डेफिनेटली आपको पता है वाटर में स्पीड क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अब वाटर में स्पीड बदलेगी तो वेवलेंथ तो बदल जाएगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है बट वेवलेंथ बदलेगी। तो फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है तो हम ये रिलेशन ले सकते हैं, V1 आपको पता है फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला क्या है, V = n लैम्डा। n तो हम कह रहे हैं कांस्टेंट रहता है, तो V प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हुआ, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे V1/V2 = λ1/λ2, राइट। अब V1/V2, तो V1 तो आपका एयर है, तो एयर में लाइट की स्पीड c होती है, और V2 आपका ग्लास है, तो ग्लास में लाइट की स्पीड c/μ होती है, = λ1/λ2, राइट। तो म्यू यहाँ पे आ जाएगा, म्यू ऊपर आ जाएगा, c से c कैंसिल हो गया, तो λ1/λ2, राइट। सो λ2 जो आएगा ये म्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। हम डेंसर मीडियम की तरफ जा रहे हैं तो लैम्डा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, वो कम हो जाएगी। तो λ2 की वैल्यू निकालें, देखो तो λ2 म्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन हुआ आपके पास, ठीक है। उसके बाद हम λ2 निकालें
तो लेमडा 2 की वैल्यू है हमारे पास लेमडा 1 अपॉन म्यू। तो लेमडा 1 कितना है 8000 एंगस्ट्रॉन्ग और म्यू कितना है 3/2। तो रख दें यहाँ पर। तो लेमडा 2 की वैल्यू हो गई 16000 डिवाइड बाय 3। 16000 डिवाइड बाय 3 तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम निकालें अप्रॉक्सीमेटली एंगस्ट्रॉन्ग कितना आएगा, तो लेमडा 2 की वैल्यू वाटर में जो लेमडा आएगा वो हम निकाल सकते हैं। 16000 मतलब ये आ गया आपके पास 5000 हो गया, 5333 ले लेते हैं। तो लेमडा 2 की वैल्यू हो गई 5333 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, तो एयर में वाटर की वेवलेंथ 8000 थी और वाटर की वेवलेंथ हो गई, लाइट की वेवलेंथ हो गई 5333 बिकॉज डेंस मीडियम है। लाइट की आपकी क्या होगी, लाइट की स्पीड कम होगी, लाइट की स्पीड कम होगी तो वेवलेंथ भी साथ साथ कम हो जाएगी बिकॉज फ्रीक्वेंसी रहती है कांस्टेंट। क्लियर? सो लाइट की स्पीड और लाइट की वेवलेंथ दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ डिपेंड करते हैं, इन्वर्स रिलेशन होता है। क्लियर है? अब कन्फ्यूजन क्या होता है, कई बार हम समझते हैं, मिसकंसेप्शन क्या है वो देखो। लाइट आपको पता है वाइट लाइट के अंदर कलर्स होते हैं 7, तो हम लिखते हैं विबग्योर YOR। ठीक है, और हमें वेवलेंथ की रेंज थोड़ा सा क्या होता है, हम पढ़ चुके होते हैं कि रेंज क्या होती है वेवलेंथ की। तो यहाँ पर हम वेवलेंथ की रेंज हम कह सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से 8000 अप्रॉक्सीमेटली ले लूँ या 7000 8000 के आसपास रहता है रेंज। तो आपको पता है विबग्योर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की। थोड़ा सा ये दिमाग में रहता है, ये मिसकंसेप्शन है कि कलर, ठीक है आपको पता है कि वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये विबग्योर जो ऑर्डर मैंने लिखा है ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब आपको पता होता है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की है और सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा यहाँ आएगी, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वॉयलेट की होगी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी रेड की, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। ठीक है, बट अगर आप देखो, आपसे बोला जाए कि वाटर के अंदर फ्रीक्वेंसी, वाटर के अंदर आपकी जो वेवलेंथ है वो 5000 हो गई, तो क्या आपसे पूछा जाए कि अगर एयर में 8000 थी, वाटर में 5000 हो गई, तो क्या लाइट का कलर चेंज होगा? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था इसमें कि क्या लाइट का कलर चेंज होगा। तो लाइट का कलर चेंज होते ही हमारे दिमाग में ये ऑप्शन आता है कि कलर चेंज होगा, इसका मतलब दिमाग में रहता है कि 4000 तो लगभग ब्लू के आसपास 5000 मान लूँ, तो दिमाग में रहता है कि वेवलेंथ कम पर कलर अलग है और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होती है, कम वेवलेंथ होगी तो कलर जो है चेंज हो जाएगा। बट मैंने आपको बताया यहाँ पर कलर इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये इंपॉर्टेंट बात थी कि कलर जो है लाइट का ये भी किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर, ना कि वेवलेंथ पर। तो ये मिसकंसेप्शन रह जाता है बच्चों की, हमें क्या पता लगता है कि वेवलेंथ चेंज होती है, कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ हमने पढ़ चुके होते हैं। बट एक्चुअली जब मीडियम चेंज होगा तो स्पीड घट सकती है, स्पीड कम हो जाएगी, लाइट की वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी, बट कलर नहीं चेंज होगा बिकॉज कलर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है और फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में नहीं बदलती है। क्लियर? राइट, चलिए आगे। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन आता है इसका। हमने रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन पढ़ी थी, तो उसमें अपेरेंट डेप्थ हमने पढ़ा था, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन था। देखो इधर अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला हमने लिखा था D/μ। क्लियर है? तो म्यू किसका, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है और किसके रेस्पेक्ट में, व्यूअर कहाँ पर है। ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है और व्यूअर कौन से मीडियम में है, उसके रेस्पेक्ट में निकालना होता है। तो क्वेश्चन पढ़ो, मार्क एट द बॉटम ऑफ बीकर कंटेनिंग लिक्विड अपीयर्स टू बी राइज बाय 0.1 मीटर। द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इज 1 मीटर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज। अब इसमें देखो ये तो है डी डैश होता है आपका अपेरेंट डेप्थ। फिर आपने पढ़ लिया था शिफ्ट के बारे में, तो शिफ्ट की जो वैल्यू आती है वो निकालते हैं हम D माइनस डी डैश से, तो ये आता है D1 माइनस 1/μ। ये शिफ्ट की मतलब एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्या था, वो अपनी जगह से कितना शिफ्ट हुआ है, तो शिफ्ट का फॉर्मूला ये है और एक्चुअल उसकी जो पोजीशन है अपेरेंट पोजीशन, उसका फॉर्मूला अपेरेंट डेप्थ का ये है। तो शिफ्ट कितना हुआ वो हमें पता है। तो इसमें बोला है, देखो ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन
क्या आपको इमेज की डेप्थ दे रखी है कि शिफ्ट कितना हुआ वो दे रखा है। इसमें बोला है बॉटम का जो बीकर का बॉटम है उसमें लिक्विड भरने से जो उसका बॉटम है 0.1 मीटर राइज हो गया, 0.1 मीटर शिफ्ट हो गया। तो ये 0.1 मीटर किसकी वैल्यू है, शिफ्ट की, तो शिफ्ट की वैल्यू 0.1 पुट कर देते हैं। डी की वैल्यू डेप्थ ऑफ द लिक्विड दे रखा है, एक्चुअल डेप्थ जो है वो दे रखा है 1 मीटर और 1 माइनस 1 बाय म्यू। ठीक है, तो यहाँ से म्यू निकालना है तो ये आ गया 1/10, ये तो 1 है ही सही, तो 1 माइनस 1 बाय म्यू। तो हमें 1 बाय म्यू निकालना है, पहले म्यू निकालना है, तो 1 बाय म्यू उधर लिया है, तो यहाँ पर 1 माइनस 1/10 इक्वल्स टू हो जाएगा 9/10। नाउ म्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 1 बाय म्यू 9/10 है, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 10/9। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी। क्लियर? नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A light ray moving from denser to air, if the angle of incidence is half the angle of refraction, find angle of refraction। इसमें given data कुछ नहीं है, आपको सीधा सीधा रिलेशन दिया हुआ है कि angle of incidence I is half of angle of refraction, तो find angle of refraction। ठीक है, और डेफिनेटली इसमें आपको दे रखा है मूविंग फ्रॉम डेंसर टू एयर, तो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको जरूर गिवन होगा, वो आपको दिया हुआ है डेंसर मीडियम का। तो जैसा कि हम रिफ्रैक्शन हम जानते हैं, ये डेंसर मीडियम हो गया और ये हमें एयर लेना है। ये डेंसर मीडियम है और ये एयर है, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लेता हूँ, क्योंकि म्यू में आंसर आएगा आपका। तो ये आपका नॉर्मल है, लाइट की रे स्ट्राइक करेगी, लाइट की रे स्ट्राइक कर रही है इस तरह से। तो आपको पता है एयर में जाने के बाद लाइट क्या होगी, एयर हल्का मीडियम है, रेयर मीडियम है, लाइट नॉर्मल से अवे जाएगी। तो ये है आपका आर और ये है आई, तो आई कम है आर ज़्यादा है, तो ये है। अब आपसे बोला है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालो, तो निकाल सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा स्नेल्स लॉ। जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो स्नेल्स लॉ अप्लाई होता है, तो स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं, मैंने आपको बताया था, μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r। इस तरह से लगाना है आपको, ना कि वो sin i अपॉन sin r इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, उसमें नहीं पढ़ना है आपको, सीधा रिलेशन लगाना है। μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। अब बताओ पहला मीडियम कौन सा है, डेंसर। उसने बोला डेंसर टू एयर, तो पहला मीडियम डेंसर है, तो यहाँ पे म्यू आ जाएगा और sin i भी आ जाएगा। दूसरा मीडियम एयर है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, एयर का क्या होता है 1, और साइन आर की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। चलो ये साइन आर हो गया। ठीक है, अब आई इक्वल्स टू आपको पता है r/2 है, तो क्या हम r की वैल्यू 2i रख सकते हैं। r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2i, तो r की वैल्यू 2i में पुट कर देता हूँ। देखो तो ये आ जाएगा μ1 sin i इक्वल्स टू sin 2i। अब थोड़ा सॉल्व कर लें इसको, sin 2i में, अच्छा आपसे पूछा था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब r की फॉर्म में निकाल लेते हैं इसको। चलो तो r की फॉर्म में निकाल लेते हैं, तो उसको r ही निकालते हैं, फिर हम i को तो रिप्लेस कर देते हैं। इधर तो आपको पता है क्या है sin r, और यहाँ पे sin i है, तो i की वैल्यू कितनी है r/2, यहाँ रख देता हूँ मैं sin r/2। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है, वो मैं लगा सकता हूँ इजीली। ये लिखा है μ1 sin r/2, और यहाँ पर आप लिखोगे sin 2 थीटा, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ sin 2 थीटा। कैसे लिख सकता हूँ, sin 2 इंटू r/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो sin 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। मैंने थीटा किसको मान लिया, r/2 को। अगर r को मैं ब्रेक करके लिखूंगा तो r/2 इंटू 2 लिखूंगा, r/2 को मैंने थीटा मान लिया और 2 साथ में आ गया, तो sin 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 sin थीटा cos थीटा। क्लियर? अब बताओ कैंसिल क्या होगा, sin r/2 से sin r/2 कैंसिल हो गया। क्या पूछा था, म्यू पूछा है r पूछा है, चलो हमें तो r पूछा है तो हम r निकाल सकते हैं यहाँ से। 2 को इधर लिया हो तो μ/2 हो गया, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा cos r/2। कॉस को इधर ले जाएं तो r/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, r/2 इक्वल्स टू हो जाएगा cos
इनवर्स म्यू बाई 2, और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो यहाँ से हट जाएगा 2, आर की वैल्यू आ जाएगी, आर इक्वल्स टू हो जाएगा, आर बाई 2 था, 2 उधर ले गए तो आर की वैल्यू आ गई 2 कॉस इनवर्स म्यू बाई 2। ठीक है, तो ये भी आपका न्यूमेरिकल था, ये भी सिंपल आपका रिफ्रैक्शन पर बेस्ड था, स्नेल्स लॉ पर बेस्ड था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एन एयर बबल इनसाइड अ क्यूबिकल ब्लॉक। अब इसमें एक ब्लॉक दे रखा है ऑफ ग्लास ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर, राइट। सो सीम्स, यहां पर ये वापस आ गया, सीम्स आएगा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो सीम्स टू बी एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम वन फेस एंड 1 सेंटीमीटर फ्रॉम अदर फेस opposite to first when viewed normally. What is the real distance, or when viewed normally, what is the real distance of bubble from first phase? ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझा दूं। पहले देखो इधर, ये जो क्वेश्चन आपको दिया है इसमें आपके पास एक स्लैब है, ग्लास स्लैब, इस तरह से। इसकी टोटल लेंथ आपको दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर, और इसके 2 फेस हैं, उधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं। टोटल आप इसकी विड्थ मान लो कि एक स्लैब हमारे पास है इस तरह से, तो इसकी विड्थ कितनी है 4.5, ये विड्थ है 4.5। इधर से देख रहे हैं और इधर से देख रहे हैं, दोनों साइड से देख रहे हैं हम। सो अब एक आपको दे दिया 1 फेस 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर फेस अपोजिट टू फर्स्ट व्यू नॉर्मली, व्हाट इज द रियल डिस्टेंस, और बोला है तो 4.5 सेंटीमीटर दे दिया आपको। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ देख रहा है, उसको देख लेते हैं क्या पोजीशन है इसमें। हाँ, दे रखा ना, एयर बबल इनसाइड अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ ग्लास ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर, 1 फेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम 1 फेस। तो बबल की जो पोजीशन है वो मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ से x है, यहाँ पे कोई बबल है, ये मैंने बबल यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो ये x है, तो इस बबल की डिस्टेंस उस दूसरे फेस से कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये आप बता सकते हो कि ये x है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी 4.5 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, अब इसी बबल को देख रहे हैं, एक साइड से देखोगे तो 2 सेंटीमीटर और अदर साइड से देखोगे तो 1 सेंटीमीटर। पूछा है व्हाट इज द रियल डिस्टेंस ऑफ बबल फ्रॉम फर्स्ट फेज, तो फर्स्ट फेज ये ले लें, मतलब x निकालना है हमें। तो एपेरेंट डेप्थ इस साइड से, इस साइड की एपेरेंट डेप्थ जो आ रही है वो मैं ले लेता हूँ d1, और इस साइड की जो एपेरेंट डेप्थ आएगी वो मैं लिख लेता हूँ d2। क्लियर, दोनों साइड की एपेरेंट डेप्थ अलग अलग होगी तो हम लिख लेते हैं। तो d1 की वैल्यू क्या होगी, d1 की वैल्यू आएगी x अपॉन म्यू, तो यहाँ से म्यू निकालोगे तो आएगा x अपॉन d1, और d1 की वैल्यू दे रखी है 2 और d2 की वैल्यू दे रखी है 1, दे रखा है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम 1 फेस एंड 1 सेंटीमीटर फ्रॉम अदर से देखोगे तो यहाँ से देखोगे तो 1 और यहाँ से देखोगे तो 2 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू इक्वल्स टू क्या आ गया, म्यू इक्वल्स टू आ गया x अपॉन d1, और d1 की वैल्यू कितनी है, d1 की वैल्यू है 2, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इधर से देखेंगे तो d2 की वैल्यू आपको पता है 1 है, और इधर से देखें तो डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है 4.5 माइनस x अपॉन म्यू, ये भी तो एपेरेंट डेप्थ है। इधर से देखेंगे तो इधर से एपेरेंट डेप्थ क्या मिलेगी 1। ठीक है, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी 4.5 माइनस x अपॉन 1, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट इक्वेशन से म्यू की वैल्यू कितनी है x/2, सेकेंड इक्वेशन से म्यू की वैल्यू ये है, तो दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें। फर्स्ट इक्वेशन से म्यू की वैल्यू है x/2 और सेकेंड इक्वेशन से म्यू की वैल्यू है 4.5 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ से हम x इधर ले आते हैं, माइनस का इधर था, इधर आ गया x, तो ये हो जाएगा 3x/2 और इक्वल्स टू हो गया 4.5 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा 9 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 3 तो ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो फर्स्ट फेज से रियल डिस्टेंस ऑफ द बबल फ्रॉम फर्स्ट फेज, यहाँ से क्या डिस्टेंस है इसकी,
ये आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था, एक ही बबल को दोनों साइड से देख रहे हैं, एक साइड से 2 और एक साइड से 1। बबल की एक्चुअल पोजीशन बतानी थी फर्स्ट फेज से, जो हमने x सपोज कर लिया था, और x का आंसर निकाला, हमारे पास आया 3 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमें देखें, कॉन्सेप्ट है छोटा सा रिलेशन है कि ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब जो होती है, हमने पढ़ा था एपेरेंट शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट, और इसके लिए ग्लास स्लैब के थ्रू जो लाइट पास होती है उसमें लेटरल शिफ्ट होता है। तो ये लेटरल शिफ्ट तो हमने पढ़ा था। तो ये तो लेटरल शिफ्ट होता है, इसकी वैल्यू d होती है, और इसकी वैल्यू हमने लिख ली थी t साइन i माइनस r अपॉन कॉस r। ठीक है, बट ये जो लेटरल शिफ्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, लेटरल शिफ्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्मल शिफ्ट। मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ग्लास स्लैब से देखते हैं, कोई भी चीज़ को अगर हम ग्लास स्लैब से देख रहे हैं, स्लैब लिया हमने, ये स्लैब है और इसकी थिकनेस है t स्लैब की। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ग्लास स्लैब से देख रहे हैं, उसके आगे ग्लास स्लैब रख दिया हमने, तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाएगी ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ये तो हमें पता है। अब वो शिफ्ट कितना होगा, ये जो शिफ्ट है आपका, ये हमें x जो है ये हमें लिखना है x, कि जो नॉर्मल शिफ्ट यहाँ पर दिख रहा है आपको, कि शिफ्टिंग कितनी होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ये तो आपको पता है। तो जो शिफ्ट की वैल्यू आएगी नॉर्मल शिफ्ट, इसकी वैल्यू लिखते हैं हम x t 1 माइनस 1/μ। ये शिफ्ट की वैल्यू होती है कि उसकी एक्चुअल पोजीशन तो ये थी, मगर t थिकनेस के ग्लास स्लैब से देखोगे तो उसकी नेक्स्ट पोजीशन आपको ये दिखाई देगी। तो जो शिफ्टिंग होती है ये होती है, आप कह सकते हो इन द रेज, ये जो शिफ्ट होगा, ये नॉर्मल शिफ्ट कहाँ होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ऑफ इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज। ठीक है, ये जो शिफ्ट आपने पढ़ा, शिफ्ट की वैल्यू आपने पढ़ी, शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, और ये नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको समझ में आ रहा है, देखो शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज कैसे, ये ऑब्जेक्ट है तो रेज, ऑब्जेक्ट इधर है तो रेज ऑब्जेक्ट से इधर आ रही है स्लैब पर, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन ये है ना, यहाँ से इंसिडेंट रे गई है, ये आइज में से जा रही है, तो इंसिडेंट रेज राइट टू लेफ्ट आ रही है, तो ऑब्जेक्ट जो शिफ्ट होगा वो भी राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगा, इसलिए ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ दिखाई देगा। इसको कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट, और इसका ये फॉर्मूला है। कहाँ शिफ्ट होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, ये हमें याद रखना है, फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। ठीक है, अब देखो आप आगे नेक्स्ट, एक न्यूमेरिकल आपको दिया है इस पर बेस्ड, विड्थ ऑफ द स्लैब इज 6 सेंटीमीटर, हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, मतलब ग्लास का है। इफ इट्स रियर सरफेस इज सिल्वर्ड, अब इसकी जो रियर सरफेस है, बैक सरफेस, उसको सिल्वर्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही स्लैब बना दूं, ये वाली स्लैब है इस तरह से, ये स्लैब है, और रियर सरफेस इसकी पॉलिश कर दी, सिल्वर कर दी, ये सिल्वर कर दिया। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस एट 28 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्रंट फेस। अब यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर है, फ्रंट फेस ये रहा, और यहाँ से ऑब्जेक्ट आपका 28 सेंटीमीटर पीछे है। ये तो मैं स्ट्रेट लाइन बना दूँ ऐसे ही, ऑब्जेक्ट को मैं बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट आपका इस तरफ है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये कितना दूर है, 28 सेंटीमीटर फर्स्ट सरफेस से। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये स्लैब की थिकनेस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। राइट, अब इमेज किसको बनानी है, इमेज इस मिरर को, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है। क्लियर, तो ऑब्जेक्ट, मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, मिरर हमेशा बनाएगा वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो रे इसकी आएगी, लाइट की रे जो आ रही है, ये लाइट की रे है, ये स्लैब के अंदर जाएगी। तो स्लैब के अंदर जब लाइट की रे एंटर करती है तो स्लैब की थिकनेस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, स्लैब की थिकनेस 6 सेंटीमीटर है, तो ये जो लाइट की रे इसके अंदर जाएगी, और इसको अब हम पीछे ड्रॉ करेंगे अगर हम, तो ड्रॉ करने पर इस ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज आपको दिखाई देगी। तो इमेज आपको दिखाई देगी, देखो कैसे,
इस तरह से बना लें। इस रे को बनाते हैं, देखो ये आपका नॉर्मल रहेगा, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल रहेगा इस तरह से। अब ऑब्जेक्ट से रेज निकलेगी, तो ऑब्जेक्ट से अगर रे निकली तो सपोज करें ऐसे स्ट्राइक करती है। अब आपको पता है अंदर कौन सा मीडियम है, ग्लास स्लैब तो डेंस मीडियम होता है, तो डेंस मीडियम में क्या होगा, लाइट की रे नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी ऐसे, ये रहेगा पाथ, और ये इसकी पोजीशन आपको दिखाई देगी। अब ऑब्जेक्ट ये आएगा, तो ये कितना डिस्टेंस था, 28 सेंटीमीटर, ये तो आपको पता ही था 28 है, ठीक है। अब शिफ्ट जो आपका आया ये कितना था 6, और ये कितना है 28, तो 28 तो एयर में फिक्स है, मगर ये जो टी आपको दिया था, टी की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये शिफ्ट कितना होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ कहाँ बनता है, ऑब्जेक्ट बनेगा रे की डायरेक्शन में यहाँ पर, तो ये इमेज यहाँ बनेगी इसकी, ऑब्जेक्ट ये है, इमेज यहाँ बनेगी इन द रेज, इन द डायरेक्शन ऑफ रेज। तो ये जो इमेज शिफ्ट होगा ये कितना शिफ्ट होगी, एक्स की वैल्यू थी टी 1 माइनस 1/μ, तो स्लैब की थिकनेस कितनी है 6, तो 6 आ गया, 1 माइनस 1/μ, म्यू आपको पता है कितना दिया है 3/2, ग्लास का 3/2 होता है, यहाँ 1/μ पुट करेंगे तो म्यू 3/2 है, तो 1/μ क्या होगा 2/3, क्लियर। तो 3 मैंने एलसीएम ले लिया, तो 3 माइनस 2 ये हो जाएगा 6, 1/3, मतलब शिफ्टिंग जो आएगी वो 2 सेंटीमीटर की आएगी, मतलब वो 6 सेंटीमीटर स्लैब की वजह से ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, क्लियर। अब आप देखो इधर ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट था, अब ये कितना शिफ्ट हुआ 2, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी थी यहाँ पर, अगर ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 8 ही है और 6 ही है, 8 और 6 सॉरी 28 और 6 कितना हो गया था, 28 प्लस 6 34 सेंटीमीटर होता है, 34 सेंटीमीटर। बट ये शिफ्ट कितना होगा अपनी जगह से, ऑब्जेक्ट यहाँ था, ये इमेज यहाँ दिखाई देगी, तो कितना शिफ्ट हुआ, ये जो x आया हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 2 कम कर लेते हैं, 34 माइनस 2 सेंटीमीटर शिफ्टिंग आ गई, कम कर दें तो 32 सेंटीमीटर इस मिरर को इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन दिखाई देगी, ठीक है। ये बात केवल मिरर तक पहुंचने की है, तो मिरर तक जो रे पहुंची, यहाँ अगर आप यहाँ से देखते तो आपको इमेज कहाँ दिखाई देती, एक्चुअल डिस्टेंस कितना है 28 प्लस 6 34, मगर वो इमेज आपको दिखाई देती 32 पर, इस मिरर के लिए इमेज कहाँ है 32 पर है, ठीक है। एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है मिरर को ये इमेज दिखाई देगी जो 32 सेंटीमीटर पे है, राइट। अब देखो ये मिरर इस इमेज की दोबारा इमेज बनाएगा, तो आपको पूछा क्या है, देखो कैलकुलेट द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द सिल्वर्ड सरफेस, तो सिल्वर्ड सरफेस तो ये है इस फाइनल इमेज की, तो ये तो इंटरमीडिएट इमेज होगी, इसकी जो फाइनल इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस पूछी है, ठीक है। अब मिरर को कितना दिख रहा है, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू कह सकते हो, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे ओ, तो ओ क्या होगा 34 माइनस 2, तो यू आपको उसको मिला 32 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे ये रे है, तो ये डिस्टेंस कितनी कवर करनी थी 6, सिर्फ 6 में शिफ्टिंग कितनी आई 2 की, ठीक है। तो अगर लाइट की रे 6 ट्रैवल करती है तो शिफ्टिंग कितनी की आती है 2 की आती है। अब देखना इधर, यहाँ पे टकराएगी मिरर से टकरा के ये रे पलट जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होगी, देखो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्ट हो गई वापस, ठीक है। सिमिलर यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगी, दोनों तरफ से रिफ्लेक्ट होगी, तो फाइनल इमेज आपकी मिरर बना रहा है, राइट। तो जाते टाइम भी 6 सेंटीमीटर ट्रैवल हुआ, उससे शिफ्ट कितना आया 2 सेंटीमीटर का, जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वापस शिफ्ट कितना आएगा 2 सेंटीमीटर का होगा। तो अब देखो ऑब्जेक्ट अगर 32 पे है, ऑब्जेक्ट 32 पे, तो इमेज कितने पे होनी चाहिए 32 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट 32 पे है तो इमेज भी, प्लेन मिरर क्या करता है सेम डिस्टेंस पे इमेज बनाता है, तो ऑब्जेक्ट 32 पे है, इमेज भी क्या होगी 32 पे बनेगी। बट ये इमेज जो बनाएगा 32 सेंटीमीटर पे जो इमेज बन रही है, ये बनेगी आपके, ये जो इमेज बनेगी 32 सेंटीमीटर पे बनेगी, और ये बनेगी किस मिरर में, वर्चुअल मिरर में। ये अगर आप देखो मिरर क्या है, मिरर स्लैब का बैक वाला साइड को सिल्वर पॉलिश किया गया है, तो ये मिरर है। अब इस मिरर की हम बात करें तो ये मिरर क्या करेगा,
ये मिरर है, अगर आप उधर से देख रहे हो तो आपको मिरर इस पोजीशन थोड़ी दिखाई देगा। अगर आप उधर हैं तो मिरर आपको 6 की जगह वो आपको अपेरेंट पोजीशन उसकी ये होती है मिरर की, ये वाली। अगर आप इस मिरर को देख रहे हो तो मिरर भी कितना शिफ्ट हो गया, 2 शिफ्ट हुआ ना, ठीक है। आपने देखा कि मिरर कहाँ है, मिरर स्लैब का बैक साइड सिल्वर पॉलिश है, तो अगर मैं उसको देखूंगा तो मिरर मुझे 2 सेंटीमीटर आगे दिखाई देगा। मिरर की वर्चुअल पोजीशन ये वाली है, ठीक है। तो ये मिरर था, और मिरर कहाँ बनेगा, मिरर क्योंकि शिफ्टिंग कितनी आती है 2 सेंटीमीटर, तो मिरर की वर्चुअल पोजीशन ये आएगी, इसको हम कह सकते हैं वर्चुअल मिरर। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर देख लो, दोबारा बनाता हूँ डायग्राम थोड़ा सा ये वाला, दोबारा से देखो। तो हमारे पास स्लैब था, ये स्लैब है, और स्लैब का बैक पोर्शन सिल्वर पॉलिश किया गया है, तो ये आपकी बैक साइड है, और 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस है फ्रंट और बैक में, ठीक है। और ये रे जाके स्ट्राइक करती है, नॉर्मल लिया हमने, रे जाके स्ट्राइक करती है मिरर पर, और मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर हम देखें कि मिरर को इमेज बनानी है, तो उसका हमने देखा कि मिरर को इमेज बनानी, तो ऑब्जेक्ट कितना दूर था, 28 और 6 कितना होता है 34, बट वो इमेज ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनेगी जो कितना शिफ्ट होती है 2 सेंटीमीटर, तो हमने लिया ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना 32 सेंटीमीटर। अब ये 32 सेंटीमीटर पे रखा है इमेज, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज है। इस इमेज की वापस फाइनल इमेज बनाएगा कौन, मिरर। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि मिरर को देखा जाए तो मिरर एक्चुअल कितना दूर है 6। अगर आप देखोगे तो मिरर में भी तो नॉर्मल शिफ्ट आएगा, तो मिरर का जो नॉर्मल शिफ्ट आएगा वो ये आएगा। ये जो मिरर मैं बना रहा हूँ दोबारा, इसको कहते हैं वर्चुअल मिरर, और एक्चुअल मिरर ये रहेगा वर्चुअल मिरर। तो ये वर्चुअल मिरर इस इमेज की इमेज बना देगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कितना 32 पर है, तो वर्चुअल मिरर 32 सेंटीमीटर पे इमेज बना देगा। हम लिखेंगे यहाँ पर ये 32 सेंटीमीटर बाय वर्चुअल मिरर, ठीक है। बट आपको ध्यान से पूछो, उसमें कैलकुलेट द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द सिल्वर सरफेस पूछा है इसने, मतलब यहाँ से पूछा है। अब ये वर्चुअल मिरर है, ऑब्जेक्ट कितना दूर है 32, तो ये इमेज कितनी दूर बनाएगा 32 सेंटीमीटर पे, ये आ गई इमेज। अब मिरर के हिसाब से कितना है 32 है, मगर इस वाली पॉलिश सरफेस के हिसाब से कितना होगा, ये शिफ्टिंग कितनी हुई है 2 की, तो 32 में से 2 कम करोगे तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस क्या बच जाएगी 30, ये वाली, ठीक है। सो कैलकुलेट द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम सिल्वर सरफेस, तो 32 बाय वर्चुअल मिरर। अब क्या करेंगे हम, 32 में से क्या माइनस करोगे 2, क्योंकि मिरर आपका वर्चुअल मिरर 32 को बना रहा है, और सिल्वर सरफेस कितना पीछे उससे 2 सेंटीमीटर पीछे है, तो 32 माइनस 2 ये आ गया 30 सेंटीमीटर बाय, इसको कह सकते हैं रियल मिरर या सिल्वर सरफेस, एक ही बात है, ठीक है। तो सिल्वर सरफेस है या रियल मिरर है वो एक ही बात है, तो आंसर आएगा इसका 30 सेंटीमीटर फ्रॉम सिल्वर सरफेस, और वी कैन से रियल मिरर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके रिफ्रैक्शन में मिलते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये शिफ्ट वाला होता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन के बाद, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।